हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग व्हेनेवर यू वाचिंग दिस वीडियो। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को इस वीडियो में गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको हेडिंग लगानी है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। आप सबको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने गोलीय दर्पण के बारे में बताया था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं और दर्पण से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं उनके बारे में भी हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे गोलीय दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन किस तरह से होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आप लोग को बताया था कि जो स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर ये दो टाइप का होता है। पहला कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को उत्तल दर्पण, कॉनकेव को अवतल दर्पण कहा जाता है, अवतल दर्पण। ठीक है, इनका एक और नाम है अभिसारी दर्पण। इनको भी एक और नाम जाना जाता है अपसारी दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण मैंने बताया था कि ऐसा स्फेरिकल मिरर या ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अंदर धसे हुए भाग से होता है। ठीक है, ऐसा दर्पण या ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अंदर दबे हुए भाग से होता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। यानी यहाँ पे ये परावर्तक तल हो जाएगा, परावर्तक तल। ठीक है, और ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन बाहर उभरी हुई सतह से होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका परावर्तक तल। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मैं आप लोग को बताया था कि ये दर्पण किस तरह से बनते हैं, दर्पण को कैसे बनाया जाता है। इसमें मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, खोखला कांच का गोला ले लेते हैं। खोखला कांच का गोला जैसा बल्ब जैसा होता है, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, कहीं से भी कट कर देते हैं। तो जब हम उसको कहीं से कट करते हैं तो कुछ इस टाइप का शेप हमको मिलता है और उस शेप को हम क्या करते हैं, एक बार अंदर की तरफ से पॉलिश कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक बार क्या किया जाता है, इस वाले सरफेस को पॉलिश किया जाता है और जब हम ये सरफेस पॉलिश करते हैं तो जब बाहर की ओर निकला हुआ सरफेस है वो परावर्तक तल बन जाता है और जब हम बाहर का सतह पेंट करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो अंदर का जो तल होता है वो परावर्तक तल की भांति कार्य करने लगता है और हमारे पास दो गोलीय दर्पण आते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। ठीक है, तो अब हम इसके बाद समझेंगे, इनसे संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं जिनको हम समझेंगे। यहाँ पे हेडिंग लगा सकते हैं, दर्पण से संबंधित कुछ शब्दावलियां। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि दर्पण से संबंधित कौन कौन सी शब्दावलियां होती हैं या कौन कौन से ऐसे टर्म होते हैं जिनका उपयोग हम दर्पण में करते हैं। ठीक है, तो पहले जो शब्दावली होगी वो होगी दर्पण का ध्रुव, जिसको हम ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, पहली जो शब्दावली होगी वो होगी ध्रुव, या हम इसको कह सकते हैं दर्पण का ध्रुव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोल। ठीक है, ध्रुव या पोल। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि किसी भी दर्पण का ध्रुव क्या होता है या किसी भी दर्पण का, किसी भी मिरर का पोल क्या होता है।
तो मैंने आप लोग को बताया था कि इस तरह से अगर स्फेरिकल मिरर हमारे पास है, सॉरी स्फेरिकल कोई कांच है, कोई ग्लास है, यानी गोल सा हम क्या ले लेते हैं, कांच ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं, इस तरह से हम कट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कट करते हैं तो ये वाला भाग हमको कुछ ऐसा बाहर से मिलता है। ठीक है ना, ये हमारा मिरर हो जाता है। इसको अगर अंदर से हम पेंट करते हैं तो उत्तल हो जाता है, अगर बाहर से पेंट करते हैं तो अवतल हो जाता है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि इसका पोल क्या है। या जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक मिरर है, कोई भी मिरर हम ले लेते हैं, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे हम कॉनकेव बना लेते हैं, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस कॉनकेव मिरर में पोल क्या होता है, पोल कहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इस मिरर को यहां से यहां मेजर करें, ये लंबाई इस तरह से, इस लंबाई को हम ऐसे मेजर करें, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो लंबाई है वो L है। ठीक है, L की जगह कुछ भी हो सकता है, आप L की जगह 5 हो सकता है, L की जगह 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है L की जगह। ठीक है, कोई ना कोई लंबाई होगी, कोई भी मिरर होगा। अगर छोटा मिरर होगा तो छोटा मिरर यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, तो ये और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी जो होगी वो कुछ और होगी, इसको भी हम क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। ठीक है, अब L की जगह कुछ भी हो सकता है। अब हमको यहाँ पर पता करना है कि इसका पोल क्या है, पोल कहाँ होता है। ठीक है, तो किसी भी दर्पण के ठीक मध्य वाले बिंदु को, किसी भी दर्पण के ठीक मध्य वाले बिंदु को हम पोल कहते हैं। जैसे अगर ये L है तो अगर यहां से हम L हाफ लें, यानी L/2 लेंथ जहां तक आएगा, यानी L की आधा, तो L का आधा कहां पे आएगा, लगभग यहां पे आएगा, तो इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे पोल। इसमें क्या होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा उसको हम बोलेंगे पोल। ठीक है, तो किसी भी दर्पण के ठीक मध्य वाला बिंदु क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। किसी भी दर्पण के ठीक मध्य वाला बिंदु पोल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, कोई भी गोलीय दर्पण आप ले लीजिए, उस गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके ठीक मध्य वाला जो बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। उसको हम यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, यानी एक अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल है या परावर्तक पृष्ठ है, आप ये देखिए, ये अवतल दर्पण का हमारा परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ या तल, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कोई भी मिरर है, उस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसके ठीक मिड पॉइंट यानी बीच वाले पॉइंट को हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव। यानी ये वाला जो पॉइंट होगा इसे हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, या इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, इसको आप जस्ट इमेजिन करिए, आप ये समझ लीजिए, आप मान लीजिए, सपोज करिए कि जब आप ये दर्पण बनाएंगे, ये दर्पण ऐसा 2D नहीं होता है, दर्पण 3D होता है। 3D मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ दिखती है। आप एक कटोरा समझ लीजिए, कटोरा जो बहुत ज्यादा ऐसे फैला होता है। ठीक है, तो कटेरों को जब आप ऐसे करेंगे, मान लीजिए आपका ये कटोरा है, इस तरह से आपका कटोरा है, ठीक है ना, तो अगर आप ऐसे देखेंगे, देखिए कुछ ऐसा ही दिख रहा है। इसमें जो ये मिरर है वो मिरर क्या है, इस कटोरे जैसा दिखेगा। अगर कटोरे को हम ऐसे कर दें और सामने से हम देखें तो हमको जो कटोरा होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये देखिए हम इस तरह से यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो ये देखिए जो ठीक वाला बीच वाला पॉइंट, इस तरह से करने पे यहाँ पे जो सट रहा है ये वाला पॉइंट एकदम मिड पॉइंट, चारों तरफ का पूरा राउंड अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ये ऐसा भी दिखेगा। अगर इसको हम ऐसे खोलेंगे तो यहाँ का जो मिड पॉइंट होगा
ठीक है ना। इसको अगर हम ऐसे कर देंगे सिर्फ यही दिखेगा, जो मिड पॉइंट होता है वही हमारा क्या कहलाता है, ध्रुव या पोल कहलाता है, ठीक है ना। आप इस मिरर को जस्ट ऐसा इमेजिन करिए, आप ये सोचिए कि यह एक कटोरा है जो बहुत ज्यादा नहीं फैला हुआ है, हल्का सा बेंड है, यानी ऐसा कटोरा है, ठीक है ना। इस तरह से पूरा एकदम राउंड राउंड है इसका, ठीक है, एक ऐसा कटोरा है। देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हल्का सा कर्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको देखिए, जब हम ऐसे टेढ़ा करेंगे तो क्या दिखेगा, जब इसको ऐसे टेढ़ा करेंगे, अब देखिए इसमें क्या है, अंदर वाला सरफेस क्या है, पेंट है, पेंटेड है एकदम पूरी तरह से, अंदर वाला जो सरफेस है वो पूरी तरह से क्या है, पेंटेड है। तो इसको जब हम ऐसे देखेंगे तो ये वाला जो है, ये वाला जो सरफेस, ये वाला, ये सरफेस, ये सरफेस हमको रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखेगा, यानी परावर्तक तल, ये वाला पीछे वाला भाग। इसको जब हम ऐसे खड़ा कर देंगे तो ये हो जाएगा, और यही जो मिड पॉइंट है देखिए कुछ यहाँ पे आएगा, पूरा हम देखेंगे 3D सोचेंगे तो यहाँ पर आएगा, यही इसका हो जाता है पोल, ठीक है ना। तो अब याद रखिएगा, पोल क्या होता है, किसी भी दर्पण के परावर्तक तल के ठीक मध्य बिंदु को हम उस दर्पण का पोल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब ये है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी दर्पण, कोई भी मिरर या कोई भी दर्पण जिस खोखले गोले से या जिस खोखले गोले से बना होता है उसका जो केंद्र होता है, ठीक है। कोई भी दर्पण, मैंने बताया कोई भी दर्पण, जब भी हम दर्पण बनाएंगे तो उसके लिए हमको एक खोखला गोला चाहिए होता है, ठीक है। उस खोखले गोले को हम क्या करते हैं, कट करके उसका कोई एक भाग निकाल लेते हैं और उसी का हम दर्पण बना लेते हैं, उसका एक साइड हम पेंट कर देते हैं, वो दर्पण की तरह कार्य करने लगता है, वो हमारा दर्पण हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, जिस गोले से हम किसी दर्पण को बनाए हैं, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक यहाँ पे गोलाकार कांच था, ठीक है ना। अब देखिए गोलाकार कांच है, स्फेयर है, तो इसकी कोई त्रिज्या होगी, किसी त्रिज्या का ही होगा ये। तो यहाँ पे हम इसका मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो आर है, इसकी जो त्रिज्या है वो आर है, और इसका जो सेंटर पॉइंट है यानी जो केंद्र है वो क्या है, सी है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, मान लीजिए कि हमने इसको यहां से कट करके निकाल लिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया, ये गोला हमारे पास था, इस गोले से हमने इस तरह से कट के इसको कांच को निकाल के इसको हमने दर्पण बना दिया, ठीक है। अब जरा सोचिए, जब इसको काट के निकालेंगे तो ये ऐसा बन के आएगा, ठीक है, इस तरह का बन के आएगा। इससे हम कॉन्केव भी बना सकते हैं, कॉन्वेक्स भी बना सकते हैं। तो अब जरा याद सोचिए कि इसका सेंटर किधर होगा, ये जो हमने कट किया हुआ है इसी गोले का भाग है, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, जहां इसका सेंटर होगा, यानी जो इस गोले का सेंटर होगा वही इसका भी सेंटर होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी दर्पण का वक्रता केंद्र वह बिंदु होता है, या किसी दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले से जिससे वह बना होता है उसका केंद्र होता है, ठीक है। या जिस गोले से कोई दर्पण बनाया जाता है उस गोले का केंद्र उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, सी। तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ हो सकता है, इसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये सी, और इसके पहले हमने इसको देखा था, ये क्या था, पी, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, पोल को इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहां पे इसका डेफिनेशन लिखते हैं वक्रता केंद्र का, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है
जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक स्फीयर लिया और हम यहीं से क्या किए, इसी स्फीयर में से इस स्फीयर का कोई एक पार्ट हम यहाँ से ऐसे कट करके निकाल लिए। इसको हम डॉट डॉट कर देते हैं ताकि हमको समझ में आए। ये देखिए, ये कट करके निकल गया यहाँ पे। ठीक है, और निकालने के बाद हम यहाँ पे इसको कोई मिरर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सेंटर होगा। ठीक है ना, इस गोले का सेंटर होगा और इसका सेंटर कहाँ होगा, इस गोले का सेंटर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इस गोले का सेंटर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। या हम ये कह सकते हैं कि इस गोले का जो केंद्र होगा इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जिस गोले से ये दर्पण बना हुआ है उस गोले का जो केंद्र है इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। यानी इसका वक्रता केंद्र कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है ना, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, सी से। और आप यहाँ पे इसके पहले मैंने बता दिया कि इसी के ठीक सामने बीच में क्या होता है, P फॉर पोल एंड C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो शब्दावली है अगली शब्दावली जो है वो है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। तो जिस तरह से अभी हम लोगों ने समझा वक्रता केंद्र के बारे में कि वक्रता केंद्र क्या होता है, तो वक्रता केंद्र में हम लोगों ने जाना कि जिस गोले से कोई दर्पण बना होता है उस गोले का केंद्र उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक उसी तरह से हम वक्रता त्रिज्या के बारे में जानेंगे, या ठीक उसी तरह से वक्रता त्रिज्या भी होती है जिस गोले से कोई दर्पण बना होता है उस गोले की जो त्रिज्या होती है वह उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास सर्किल है, यहाँ एक हमारे पास स्फीयर है। इस स्फीयर का यहाँ पे सेंटर है यानी केंद्र है, और ये हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो हमको रेडियस कहा जाएगा। हम मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है, r है। रेडियस मतलब त्रिज्या। ठीक है ना, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक हमारे पास गोला है जिसका केंद्र C है और उसकी त्रिज्या r है। या हम ये कह सकते हैं कि एक r त्रिज्या का गोला हमारे पास है, एक r त्रिज्या का गोला हमारे पास है। इसी गोले से हम एक दर्पण बनाएंगे। ठीक है, तो इस गोले से अगर हम एक दर्पण बनाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि इसको यहाँ से कट किया गया है। तो जब यहाँ से कट करेंगे तो हमको कुछ यहाँ पे ऐसा मिलेगा। ठीक है ना, इसको हम कॉन्केव मिरर बना लेते हैं, हम कॉन्वेक्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या कितनी है, r। इसकी त्रिज्या कितनी है, r। ठीक है, अब यहाँ पे इस दर्पण को देखिए, ये दर्पण जो है इसी गोले से बना हुआ है या इसी खोखले गोले से बना हुआ है। यही जो कांच का गोला है इसी से ये दर्पण बना हुआ है। तो जो इसकी त्रिज्या होगी वही इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये तो हम P पोल होता है पहले से जानते हैं, इसके ठीक सामने यहाँ पे इसका C होगा। ठीक है, इसको अगर हम मिलाएंगे ऐसे, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी दर्पण के ध्रुव तथा उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू हो जाएगा Cp।
ठीक है ना। CP क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी ये C और P के बीच की दूरी जो होती है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर। या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जिस गोले से ये दर्पण बना हुआ है उस गोले की त्रिज्या इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। गोलीय दर्पण, या हम ऐसे लिख सकते हैं, जिस खोखले गोले से गोलीय दर्पण बना होता है उसके उस गोले के या उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण का त्रिज्या कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, यानी जिस भी किसी गोले से कोई दर्पण बना होगा उस गोले की जो त्रिज्या होगी वो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। एग्जांपल में आप देख लीजिए जो अभी मैंने बताया। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास खोखला गोला है और इस खोखला गोले का ये C है और यहाँ से इसको हमने ऐसे मिलाया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि इसको इस तरह से कट करके बाहर निकाल लिया गया है। तो यहाँ से ये जो त्रिज्या होगी इसकी कितनी होगी, R होगी। और यहाँ पे जो दर्पण यहाँ से बनेगा, जो भी दर्पण यहाँ से बन के आएगा उसकी भी त्रिज्या क्या होगी, R होगी। उसकी भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। ठीक है, यानी ये हमारा C हो गया और ये P। ठीक है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी दर्पण के, हम इसकी डेफिनेशन को बदल सकते हैं, किसी भी दर्पण के ध्रुव तथा उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला आएगा अभिलंब। जिसको हम इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, अभिलंब जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। अब यहां पे देखिए नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई मिरर है, ध्यान से देखिएगा। हम मान लेते हैं ये कोई हमारा मिरर है। ठीक है, जैसे हमने पॉलिश किया तो आप समझ गए होंगे कौन सा मिरर है। ये आपका एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है। हम मान लेते हैं हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। हमको इसमें पता करना है कि इस कॉनकेव मिरर में अभिलंब क्या होता है या अभिलंब किसे कहते हैं, अभिलंब कैसे ड्रा करते हैं, किस तरह से हम नॉर्मल खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। यहाँ पे दो रहेगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पर हमने ले लिया एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, अब तीन चीज हम लोगों ने जान लिया है कि अगर इसको पूछ रहा है इसका पोल कहाँ होगा तो आप बताएंगे इसका पोल यहाँ पर होगा। ठीक है, अभी सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जाए, सॉरी, अगर आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछा जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ होगा, यानी यहाँ पे कहीं होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका C है। ठीक है, अभी आपको वक्रता त्रिज्या पूछी जाए यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आप कहेंगे कि आप इसको मिला दीजिए और ये जो डिस्टेंस होगा वो आपका कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। अभी बात करना है हमको
नॉर्मल की, नॉर्मल क्या होता है या अभिलंब क्या होता है, अभिलंब को कैसे ड्रा किया जाता है, ठीक है। तो अभिलंब को ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि कौन से वाले पॉइंट से हमको अभिलंब ड्रा करना है, कौन से वाले पॉइंट से हमको अभिलंब ड्रा करना है। इसका भी बना लेते हैं, इसका भी देखिए P यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे आपका C हो गया, और ये जो डिस्टेंस है वो R है, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे लाइट की रेज आ रही, ठीक है, इस तरह से लाइट की रेज आई, यहाँ पे हिट कर ली, ठीक है, ये लाइट की रेज आई, यहाँ पर हिट कर ली, या आप मान लीजिए कि ये लाइट की रेज इस तरह से आई, यहाँ पर हिट कर ली, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे इस वाले ग्रेड के केस में ऐसे हो सकता है, लाइट की रेज आई ऐसे यहाँ पे हिट की, यहां से रेज आई ऐसे खटाक से हिट की, यहां से रेज आई ऐसे हिट की, ठीक है ना। हम ढेर सारी रेज को देखते हैं, हम ढेर सारी किरणों को देखते हैं कि ये जो रे हैं या जो किरणें हैं वो क्या कर रही हैं, आके टकरा रही हैं, परावर्तक तल से टकरा रही है। अब हमको पता करना है कि इसका अभिलंब कहाँ होगा, अभिलंब कैसे खींचेंगे। तो किसी बिंदु का अगर हमको अभिलंब खींचना है दर्पण पर, किसी भी दर्पण के किसी पॉइंट का अगर हमको अभिलंब ज्ञात करना है, तो अगर उस पॉइंट को हम इसके सेंटर से मिला दें, ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं। अब देखिए इसको मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट 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 करेंगे, ऐसे यहां तक जाएंगे, ये वाली लाइन, इसको ऐसे हम आगे तक बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं एन और एन डैश, ठीक है, हो गया। तो यहां पर भी देखिए ये भी पॉइंट है, इसको भी हम सेंटर से मिला सकते हैं, तो इसको मिलाने के लिए हम ऐसे करेंगे, यहां से हम मान लेते हैं कि ऐसे मिल गया, ठीक है ना। इसको भी हम मान लेते हैं एम तथा एम डैश, ठीक है। इस वाले में भी समझते हैं, यहाँ पे हिट की है, यहाँ पे टकराई है, तो इस वाले पॉइंट को किससे मिला देंगे हम, सीधा सेंटर से मिला देंगे, ठीक है, इसको हम आगे तक ऐसे बढ़ा देंगे। इस वाले पॉइंट को भी हम सीधा किससे मिला देंगे, सेंटर से, सेंटर से मिलाने के बाद इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा देंगे, ठीक है। इस वाले पॉइंट को भी हम क्या कर सकते हैं, सेंटर से मिला सकते हैं, और इसको थोड़ा सा हम इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जिस पॉइंट से हम, याद रखिए हमको इस पॉइंट यानी दर्पण के जिस बिंदु से हम, दर्पण के जिस बिंदु को हम सेंटर से मिला देते हैं, ठीक है, जिस बिंदु को हम सेंटर से मिला देते हैं, तो ये जो लाइन हमको मिलती है यही हमारी क्या कहलाती है, अभिलंब, ठीक है। यानी अगर किसी ने कहा कि हमको गोली दर्पण दिया हुआ है, गोली दर्पण पे हमको अभिलंब खींचना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपतित प्रकाश किरण किस बिंदु पे टकरा रही है, या हम ये कह सकते हैं आपतन बिंदु कहां पर है। आपतन बिंदु को हम क्या करेंगे, सीधा उसके सेंटर से मिला देंगे और उस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, तो जो लाइन हमको मिलेगी वो लाइन हमें कहलाएगी, वो लाइन हमको क्या कहलाएगी, वो लाइन हमको कहलाएगी अभिलंब या नॉर्मल, यही होता है नॉर्मल। यानी इसमें जो आपने देखा एन तथा एन डैश वो क्या है, नॉर्मल, इसमें जो आपने देखा एम तथा एम डैश वो भी क्या है, नॉर्मल। ये जो मैंने दिखाया यहाँ पे ये सारी क्या है, नॉर्मल है या अभिलंब है, ठीक है ना। तो जब कभी भी हमको किसी गोली दर्पण का अभिलंब ज्ञात करना हो या अभिलंब खींचना हो, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आपतित प्रकाश की किरण किस बिंदु पर टच कर रही है, या हम ये कह सकते हैं आपतन बिंदु क्या है, और आपतन बिंदु को जब हम सेंटर से मिला देते हैं तो फिर वही जो रेखा होती है वही अभिलंब का कार्य करती है, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। गोली दर्पण के किसी बिंदु को उसके वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस दर्पण का अभिलंब या उस दर्पण पर अभिलंब होती है, ठीक है। उस दर्पण पर क्या होती है, अभिलंब होती है। जैसे यहाँ पे हम एक ले लेते हैं मिरर, ये हमारे पास एक मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, यानी उत्तल दर्पण है। अब इस उत्तल दर्पण में हमको यहाँ से पता कर लेते हैं, ये हमारा पोल हो गया, ठीक है, और इधर कहीं पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, इस तरह से, और ये हमारा सी होगा,
और ये हमारा क्या होगा, आर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब मान लीजिए अभी देखिए परावर्तक तल इधर है, यहां से मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आई, ठीक है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो आने वाली प्रकाश की किरण को हम आपतित प्रकाश किरण कहते हैं, और वो जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आके हिट किए हैं, ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु है, और यह बिंदु जो है वो किसके ऊपर है, गोलीय दर्पण के ऊपर है। तो गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को, तो किसी बिंदु को हम यहाँ मान लेते हैं बिंदु M, ठीक है, N मान लेते हैं किसी बिंदु को, उसके वक्रता केंद्र से, तो उसका वक्रता केंद्र क्या है, C, इसका वक्रता केंद्र क्या है, C, तो वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है तो हम इसको मिला देते हैं वक्रता केंद्र को। ठीक है, ये जो मिलाने वाली रेखा है, ठीक है ना, वही क्या होती है, उस दर्पण पर अभिलंब। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो CN है, CN, ठीक है, CN क्या है, अभिलंब, CN जो है वो अभिलंब है। इसी तरह से यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि ये हिट कर दिया क्या ऐसे, ठीक है, यहाँ से आपतित प्रकाश की किरण ऐसी भी तो हो सकती है, चाहे जिस भी एंगल से है, तो ये वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इससे ऐसे मिला देंगे, तो इसको इस तरह से मिलाएंगे, तो यही अगर इसको हम O माने तो ये OC क्या हो जाएगा, OC भी हमारा हो जाएगा अभिलंब, OC भी हमारा हो जाएगा अभिलंब। ठीक है, इसको हम आगे तक इस तरह से बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको भी हम आगे तक इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा अभिलंब, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी शब्दावली है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी मुख्य अक्ष क्या होता है या प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो इसको समझना बहुत ही आसान है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। यदि आपको पोल समझ में आया होगा, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया होगा, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आया होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रिंसिपल एक्सिस को समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये हमारा कोई मिरर है, ठीक है, ये हमारा कोई मिरर है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका पोल कहाँ है, तो आप फटाक से बताएंगे कि इसका पोल ये है P। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े, अगर हम बोले कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बताइए, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, दो चीज आप क्लियर कर लीजिए, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो पोल तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है, पोल तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर, या हम कह सकते हैं ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, वह क्या होती है, इस दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, पोल तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली, यानी हम इसको क्या करेंगे कि इमेजिनरी लाइन के द्वारा ऐसे ड्रा कर दे, मैच करा दे, तो ये जो इमेजिनरी लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, वही कहलाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, किस तरह से लिखेंगे इसको। गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा उसके वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है ना, यानी किसी भी गोलीय दर्पण के या किसी भी स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा उसके पोल को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है, उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे
हम बना लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ये इस तरह से कोई मिरर ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं P, यहाँ पर हम ले लेते हैं C, और इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से मिला देते हैं। तो ये जो रेखा होगी इसको हम अगर आगे तक बढ़ा दें, इसको हम कहते हैं LM, ठीक है ना। तो ये जो LM रेखा है, LM रेखा क्या है, P और C को स्ट्रेट एकदम मिलाई है, यही LM क्या कहलाएगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं LM इज इक्वल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, LM इज इक्वल टू प्रिंसिपल एक्सिस, नोट कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट है हमारा अगली शब्दावली जो है वो है द्वारक, जिसको हम अपर्चर बोलते हैं। द्वारक यानी अपर्चर, द्वारक या अपर्चर। अगली शब्दावली द्वारक या दर्पण का द्वारक, जिसको हम अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर, ठीक है ना, द्वारक या अपर्चर। अब हम बात करते हैं अपर्चर क्या होता है, द्वारक क्या होता है, ठीक है। तो द्वारक के लिए हम समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि फिगर के द्वारा समझते हैं, ये आपका एक मिरर है, ठीक है, इसको हमने कैसे कर दिया, इसको ऐसे ना रखें, इसको ऐसे ना रखें, हम किस तरह से रखें, इस तरह से, ठीक है। ये वाला मिरर है, मैंने बताया था कि मिरर कुछ ऐसा होगा, इस तरह का, ऐसा कटोरी नुमा, ठीक है। मिरर कैसा होगा, कटोरी नुमा होगा। तो कटोरी ऐसे रखी हुई है, इस तरह से देखिए रखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए आप इसको, ये वाला भाग जो सर्कुलर होगा इसको हम ऐसे मिला सकते हैं, ये वाला जो भाग है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। ये पूरा सर्कुलर होता है एकदम, ये जो हमने ऐसे बनाया ये पूरा क्या होता है, सर्कुलर होता है, इसको हम सर्कुलर ही बना देते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कहने का मतलब अगर जो मिरर है, मिरर ये देखिए मिरर है, ठीक है, तो मिरर का ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो है ऐसे मिरर हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। इसको मैं नीचे रख देता हूँ इस तरह से, ठीक है, ये हमारा मिरर हो गया। और इस मिरर के अगर इस वाले भाग को हम देखें तो ये वाला भाग हमारा सर्किल जैसा होता है, राउंड होता है एकदम, ठीक है ना। ये वाला भाग हमारा क्या होता है, एकदम राउंड होता है। तो ये वाला भाग राउंड होता है, तो अगर राउंड यानी सर्किल है, सर्किल में व्यास भी होता होगा यानी डायमीटर होता होगा, ठीक है ना। तो उसका डायमीटर क्या होगा, उसका डायमीटर यही होगा, ये वाली जो लेंथ होगी यहां से यहां तक की, यही लेंथ तो इसकी डायमीटर होगी, यही तो इसका डी होगा, ठीक है ना, ये इसका डी होगा। तो यही जो डी होता है वही कहलाता है किसी भी दर्पण का द्वारक, ठीक है। या हम ये कहें कि ये जितना फैला हुआ है, कितना फैला हुआ है, वही उसका क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, याद रखिएगा इसमें व्यास होता है, व्यास को दर्पण का द्वारक कहा जाता है, दर्पण का द्वारक कहा जाता है, ठीक है ना, दर्पण का द्वारक कहा जाता है। इसको कैसे समझ सकते हैं हम इसको इस तरह से अगर बनाएं तो ये देखिए ये वाला यहां से एक सर्किल होगा ऐसे, ठीक है ना, ये देखिए ये इस तरह से होगा, ये आप कटोरी नुमा समझ लीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होती है यही जो होता है ये डी कहलाता है, और यही डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी मिरर का या किसी भी दर्पण का जो द्वारक होगा वो ये होता है, ठीक है ना। क्या होता है, कोई भी मिरर, उस मिरर का जो डायमीटर होता है, मिरर का जो डायमीटर होता है, आप ये समझ लीजिए कोई भी मिरर होगा, कोई भी मिरर होगा तो उसका जो ऊपर खुला हुआ तल होगा, जो खुला हुआ भाग होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा। आप जरा सोचिए मिरर बन कैसे रहा है, मिरर स्फीयर से बन रहा है, मिरर किससे बन रहा है, स्फीयर से बन रहा है, ठीक है। इमेजिन करिए कि स्फीयर मतलब क्या होता है, गोला, आप समझते हैं स्फीयर मींस क्या होता है, गोला। इमेजिन करिए कि आपके पास एक क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल आप देखे होंगे रबर वाला जो आता है, जब वो फट जाता है तो ठीक बीच से अलग हो जाता है, ठीक बीच से अलग हो जाता है। तो उसके बारे में सोचिए, जब वो बीच से अलग होता है तो आपको एक कटोरी जैसा वो लगता होगा, ठीक है, कटोरी जैसा लगता होगा। लेकिन जो उसका खुला हुआ भाग होता है, जिधर से वो फटा हुआ होता है, जिधर कटोरी नुमा भाग होता है, जो धसा हुआ भाग होता होगा, उसका जब आप किनारा देखेंगे तो आपको लगेगा राउंड राउंड एकदम, ठीक है ना। अगर छोटा सा भी कट करेंगे तो भी आपको राउंड में निकलेगा।
कटोरा ऐसे छोटा सा एक बॉल है, आपने इसे नीचे से कट कर दिया, तो आप ऐसे कट कर रहे हैं तो वो क्या निकलेगा, राउंड निकलेगा। एक और कट करेंगे, फिर राउंड निकलेगा, फिर कट करेंगे, राउंड निकलेगा। जितना उसमें कट मारेंगे तो जहां से आप कट किए रहेंगे वो कट वाला सरफेस जो होता है वो राउंड होता है, या आप कह सकते हैं वो सर्कुलर होता है या वृत्ताकार होता है। जब वो वृत्ताकार है तो उसका व्यास भी होता होगा। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, मिरर भी बनाते हैं, यानी मिरर को बनाने के लिए हम गोले को काटते हैं, किसी खोखले गोले को काटते हैं। तो खोखले गोले को जब हम काटेंगे तो कट वाला जो सरफेस हमको मिलेगा वो सर्कुलर मिलेगा, यानी वृत्ताकार मिलेगा। अगर वो वृत्ताकार होगा तो उसमें व्यास भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी मिरर्स होते हैं उनमें उनका डायमीटर भी होता है। तो किसी भी मिरर का जो डायमीटर है वह उसका क्या कहलाता है, किसी भी मिरर का जो डायमीटर होता है वह उसका अपर्चर कहलाता है। ठीक है, वह उसका क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। गर्मी बहुत है। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है या नेक्स्ट जो हमारी शब्दावली है वो आएगी मुख्य फोकस। मुख्य फोकस जिसको हम प्रिंसिपल फोकल, प्रिंसिपल फोकल या फोकस भी कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। आप देखिए इसको दो तरह से समझ सकते हैं। दो तरह से आप ये समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। अब ये मिरर हम मान लेते हैं कि कॉन्केव मिरर है, क्योंकि मिरर का टाइप तो हमको मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें बता देते हैं। ये पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये दोनों लाइन को मिलाने वाली जो रेखा है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, जो लाइन है प्रिंसिपल हो गई। अब यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे पी हो गया। यहाँ पे जो डिस्टेंस था उस डिस्टेंस को हम आर दिखाते थे, आर का क्या हो गया, रेडियस हो गया, या आप कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या हो गई इस दर्पण का। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या यानी सी तथा पी के ठीक मिड पॉइंट किसी भी दर्पण के पोल तथा उसके वक्रता केंद्र के ठीक बीच वाला बिंदु जो होगा, या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दर्पण के प्रिंसिपल एक्सिस पर, किसी भी दर्पण के प्रिंसिपल एक्सिस पर, या आप कह सकते हैं किसी भी दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो उसके ध्रुव तथा उसके वक्रता केंद्र के ठीक बीच में हो, या किसी भी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के ठीक बीच में उसके मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु जो होता है वही कहलाता है मुख्य फोकस। यानी इन दोनों के ठीक बीच वाले पॉइंट को हम कहते हैं एफ, यानी मुख्य फोकस। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ये जो मुख्य फोकस होता है वो आर अपॉन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन 2। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो एफ है, एफ यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है वो कितना है, आर अपॉन 2, यानी पी से एफ के बीच की दूरी क्या होती है, आर अपॉन 2। या हम कह देंगे कि जब हम किसी दर्पण के वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी लेंगे वहां पे जो पॉइंट होगा वो मुख्य फोकस कहलाएगा। या इसको दूसरी तरह से भी हम समझ सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है ना, इसको दो तरह से देखिए, यहाँ पे इस तरह से मिरर किसी को समझ लेते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। इस तरह से कुछ नहीं पता है हमको सिर्फ पी पता है, सी पता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ से एक समांतर प्रकाश किरण गुजरता है। ये समांतर प्रकाश किरण जब यहाँ से टकराएगी तो परावर्तित होगी। ठीक है, तो परावर्तन के लिए हमको सबसे पहले नॉर्मल ड्रा करना होगा, तो नॉर्मल ये ऐसे ड्रा हो जाएगा। ठीक है, और ये जिस बिंदु से निकलती है, ठीक है, तो ये देखिए किस वाले बिंदु से निकली, इस बिंदु से निकली है। इसी तरह से अगर इधर से प्रकाश की किरण जाएगी तो ये परावर्तन के बाद फिर कहाँ निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। ठीक है ना, तो इसलिए कहा जाता है कि किसी भी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। दोनों डेफिनेशन लिख देते हैं। पहला लिख देते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा
वक्रता केंद्र के ठीक मध्य स्थित, ठीक मध्य मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या इसका दूसरा भी डिफिनेशन लिख देते हैं, या गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहां पे हम बना लेते हैं एक मिरर, यहां पर हम बना लेते हैं एक मिरर, और यहां पे हम खींच लेते हैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस सी। यहां पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस हमने खींच लिया, यहाँ पर हमने मान लिया P है, यहाँ पर हमने मान लिया ये C है। ठीक है ना, यहाँ से हम एक पैरेलल रे ले जाएंगे, यानी इसके समांतर। अब ये परावर्तन के पश्चात हम लेट ऐसे चली जाएगी। ठीक है, या एक यहाँ से ले लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से ले लेते हैं, ये परावर्तन के पश्चात इस तरह से चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परावर्तन के पश्चात ये बिंदु F पर काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो F होगा यही कहलाएगा मुख्य फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। इसमें थोड़ा सा चीज और आप और जान लीजिए कि किसमें फोकस कहां पर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप जरा ध्यान दीजिए, ये कौन सा दर्पण था आपका, ये आपका जो यहाँ पे दर्पण है वह अवतल दर्पण है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में आप देख रहे हैं जो फोकस है वो क्या है, दर्पण के सामने है। अवतल दर्पण में जो फोकस है वो दर्पण के सामने है। ठीक है, लेकिन हम उत्तल दर्पण में देखते हैं फोकस कहाँ पे होता है, तो उत्तल दर्पण कुछ ऐसा आपका बनेगा। ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। अब देखिए यहाँ पे P तो यहीं पे होगा, लेकिन इसका C कहाँ होगा, इसका C इधर कहीं होगा। ठीक है, तो रेज इस तरह से आएंगी। ठीक है, और ऐसी जाती हुई प्रतीत होंगी। रेज इस तरह से आएंगी और यहाँ से जाती हुई प्रतीत होंगी, यहाँ से आती हुई। ये रियल लाइन, ये वर्चुअल हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नोट लगा लेते हैं, विशेष में नोट लगा लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको मैं इसको मिटाता हूँ। आप यहाँ से लिख सकते हैं, अवतल दर्पण के लिए नोट लिख लीजिए, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस
दर्पण के सामने तथा उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है। दर्पण के पीछे होता है, ठीक है ना, दर्पण के पीछे होता है। अभी आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि दर्पण का आगे क्या होता है, दर्पण का पीछे क्या होता है, मतलब दर्पण का फ्रंट साइड क्या होता है, दर्पण का बैक साइड क्या होता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि फ्रंट और बैक क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका इस तरह से आप मिरर बना रहे हैं, तो देखिए ये वाला अगर आपका साइड, ये वाला साइड अगर आपको पॉलिश कर दिया जाए, जो पॉलिश वाला सरफेस है, ठीक है ना, जो पॉलिश सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं बैक साइड, यानी पीछे वाला भाग, ठीक है, दर्पण के पीछे। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी जो आरएस होता है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जो परावर्तक तल होता है, उसे हम बोलते हैं फ्रंट साइड, फ्रंट साइड, ठीक है ना, या हम इसको बोलते हैं दर्पण के सामने, ठीक है, और इसको बोलते हैं दर्पण के पीछे। यानी आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि किसी भी मिरर का जो साइड पॉलिश होता है उसे बैक साइड कहते हैं या दर्पण के पीछे कहते हैं, और जिस मिरर का या किसी भी मिरर का जो साइड पॉलिश नहीं होता है या जो साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जिधर से प्रकाश का परावर्तन होता है, वो सरफेस हमारा फ्रंट साइड या सामने वाला साइड कहा जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, इस चीज को याद रखिएगा, आप लोग को रे डायग्राम में हेल्प करेगा ये। इसमें नेक्स्ट जो हमारा है अगला टर्म हमारा है फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ, फोकस दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, फोकस दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ये क्या होता है, इसको समझना बहुत आसान है। अभी हम लोगों ने इसके पहले समझा मुख्य फोकस बिंदु, ठीक है, तो मुख्य फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम किसी दर्पण के ध्रुव तथा उसके मुख्य फोकस, अब मुख्य फोकस को हम कैपिटल F, ठीक है ना, ध्रुव को हम कैपिटल P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किसी भी मिरर के f तथा r में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। यानी हम यहाँ पर समझेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी यहाँ पर हम समझेंगे कि किसी भी दर्पण के जो फोकस दूरी होती है, किसी भी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है तथा उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है, उसके बीच में क्या संबंध होता है। तो मैं पहले ही आप लोग को बता दिया था कि जो फोकस दूरी होती है, जो फोकस बिंदु होता है, वो क्या होता है, P तथा C के ठीक बीच होता है। तो हम यहाँ पर इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका F इज इक्वल टू होगा वो होगा R/2, इस चीज को याद रखिएगा। यानी किसी भी दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, ठीक है ना। इसको हम फिगर के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने एक मिरर ले लिया और इस मिरर में हमने इसको माना P और यहाँ पे हमने इसको माना C। तो
तो इसको हम मिलाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इस चीज को हम क्या मान रहे थे, आर मान रहे थे, इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इन दोनों के ठीक बीच में हमारा क्या था, कैपिटल एफ था, और इसी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी को आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो एफ है वो आर का क्या है, आधा है, तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, आर अपॉन 2, या इसको हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 2f। ठीक है, आर इज इक्वल टू 2f। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वगैरह में ये आपको हेल्प करेगा। आगे चल के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में ढेर सारे न्यूमेरिकल्स से पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स इसमें कभी कभी क्या होता है, एक नंबर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है उसमें आपको ये फॉर्मूला ही दे देता है, पूछता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर आपको ये रिलेशन समझ में आएगा, अगर आपको रिलेशन पता रहेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। या कभी कभी क्या होता है, फोकस दे देता है, कर्वेचर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ देता है, कभी कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर देता है, आपको फोकस पूछ देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब इसके बाद चलते हैं लास्ट, जो इसमें लास्ट शब्दावली होगी उसकी तरफ। वो होगा फोकस तल, जिसको हम फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक है, वो होगा फोकस तल जिसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। यहां पे देखिए नेक्स्ट जो है फोकस तल, फोकस तल फोकल लेंथ, फोकस तल फोकल लेंथ। यहां पे देखिए क्या होगा, वह तल जो मुख्य फोकस, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, फोकस से गुजरता है तथा मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। ठीक है ना, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है उसे फोकस तल कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझाते हैं आपको, इसको हम किस तरह से समझेंगे। तो आप यहां पे इसको इस तरह से समझिए, आप मान लीजिए कि ये आपका क्या है, इस तरह से, यहाँ पे ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये आपका एक मिरर हो गया, मिरर बनाते हैं यहाँ पे कॉन्केव मिरर। आप सोच रहे होंगे कि सर बार बार कॉन्केव मिरर बना रहे हैं, तो आप कॉन्वेक्स मिरर भी बना सकते हैं, जो भी आपको सुविधा पड़े आप वो बना सकते हैं। ठीक है, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, सब में सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल होगा, यहाँ पे आपका सी होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होगा, एफ होगा। ठीक है ना, यही है मुख्य फोकस। तो वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, मुख्य फोकस से गुजरे, तो देखिए मुख्य फोकस से गुजरने के लिए इधर से भी गुजर सकता है, इधर से भी, ऐसा भी प्लेन हो सकता है, ऐसा भी प्लेन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आगे देखिए तथा मुख्य अक्ष के लंबवत हो, तो मुख्य अक्ष ऐसे है तो वो कैसे होगा, या तो ऐसे ही होगा, वो एकदम ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको एक प्लेन ऐसा मिलेगा, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, इसको समझिए, ऐसा वाला प्लेन, ये प्लेन, यानी आप ये समझिए कि ये मुख्य फोकस है, आपने इसे बुक को उठाया। ठीक है ना, आप ऐसे समझिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है ना, अब क्या करें, हम क्या करें, ये एफ पर ले जाके इसको ऐसे रख दें, एफ पे ले जाके इसको इस तरह से रख दें। ये देखिए यहाँ एफ है, ठीक है ना, ये एफ है ना, तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन, ठीक है ना, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये वाला प्लेन, ठीक है ना, ये वाला जो प्लेन है वही क्या कहलाएगा, फोकल, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको नहीं चेंज किया, फोकस तल यानी फोकल प्लेन, आई एम रियली सॉरी बाय मिस्टेक। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से एकदम इसी बिंदु पे होना चाहिए। देखिए वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, तो देखिए ये मुख्य फोकस है, ये तल ऐसे हो सकता है ना, ऐसे भी तो हो सकता है ना, लेकिन आगे देखिए तथा मुख्य अक्ष के लंबवत, तो मुख्य अक्ष के लंबवत कब होगा, जब हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो ये जो प्लेन होता है, यानी इस तरह से अगर हम फोकस पे ले जाके इसको इस तरह से रख दें, तो ये जो प्लेन हमको दिखाई दे रहा है, ये प्लेन, यही प्लेन हमारा क्या कहलाएगा, फोकस तल कहलाएगा। ठीक है, तो ये रही आपकी शब्दावली इतनी ही है, इन्हीं सबका प्रयोग करके आगे हम क्या करेंगे, दर्पण के जो गोली दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन होगा उसको समझेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है,
चलिए अब हम आगे समझते हैं कि गोली दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों, आप एक चीज को याद रख लीजिए, इसके पहले हम आप लोग को बताए थे प्लेन मिरर द्वारा किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, प्लेन मिरर द्वारा किस तरह से इमेज बनता है। तो जिस तरह से समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी तरह से गोली दर्पण द्वारा भी प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन में हम लोगों ने पढ़ा था कि समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन जब होता है तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम हमने बताया था, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम मैंने बताया था कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नियम जो होते हैं वो गोली दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन में भी पूरी तरह से फॉलो होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, गोली दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले अब हम ये सीखेंगे कि गोली दर्पण में जो परावर्तन के पश्चात जो इमेज बनते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब का बनना, या हम देखेंगे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो आपके पास कुल दो गोली दर्पण हो जाते हैं। पहला गोली दर्पण हो जाता है अवतल और दूसरा हो जाता है उत्तल। ठीक है, तो यानी हम बारी बारी से पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तथा इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इन दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इन चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा हमको कुछ चीजें समझनी होगी, कुछ रेस समझनी होगी। जैसे हम आपको पहला कुछ आपको किरण पुंज के बारे में मैंने बताया था। किरण पुंज तीन प्रकार की होती हैं, जिसको मैंने बीम बोला था इंग्लिश में, और वहां पर मैं आप लोग को बताया था कि एक किरण पुंज अभिसारी होती हैं और एक किरण पुंज अपसारी होती हैं, और एक और मैंने बताया था जो समांतर किरण पुंज होती हैं, यानी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट तथा पैरेलल बीम। ठीक है ना, तो इसी तरह से कुछ ऐसी रेज होती हैं, जो रे होती है, जो किरणें होती है, किसी वस्तु से जो प्रकाश की किरणें चलती हैं वो अलग अलग तरह से चलती है। कुछ ऐसी होती है जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। ठीक है, कुछ प्रकाश की किरणें ऐसी होती हैं जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी उसकी वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो उसकी फोकस से होकर गुजर जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट से पोल से होकर गुजरती है। ठीक है, तो कुल मिलाजुला कर हम क्या करते हैं, चार प्रकार की प्रकाश किरणों को जानते हैं। चार प्रकार की प्रकाश की किरणें, इसके पहले हमने किरण पुंज के बारे में पढ़ा था। तो किरण पुंज यानी लाइट बीम वो 3 टाइप्स की होती हैं। किरण पुंज 3 प्रकार की होती हैं। पहला किरण पुंज होता है कन्वर्जेंट, जिनको हम अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। दूसरी जो किरण पुंज थी उसको मैंने बताया था डाइवर्जेंट, जिसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरा मैंने बताया था पैरेलल किरण, पैरेलल या आप समांतर किरण पुंज कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रेज या किरणों के प्रकार, किरणें किस प्रकार की होती हैं या कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे जो हम किरणों के प्रकार देखेंगे वो सिर्फ देखेंगे उनके चलने के अनुसार कि वो किस तरह से चल रही हैं, दर्पण के लॉन्ग किस तरह से चल रही है। क्या वो स्ट्रेट जा रही हैं या क्या वो प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग जा रही हैं, या फिर हो सकता है वो थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकता है, या थ्रू द फोकस हो सकता है, या थ्रू द पोल हो सकता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर जानेंगे कि ये प्रकाश की किरणें चलती हैं या कितने प्रकार की प्रकाश की किरणें चलती हैं और उनका क्या होता है परावर्तन के पश्चात वो कहां से किस तरह से गुजरती हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक है, पहला हेडिंग हमारा यहाँ पे होगा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक है, फर्स्ट होगा मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पे हैशटैग बना देते हैं, #1 मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें ये क्या होती हैं, यहाँ पे समझते हैं फिगर के थ्रू। यहाँ पे आप मान लीजिए कि इस तरह से एक मिरर है आपका। ठीक है, ये आपका एक मिरर हो गया। ठीक है, इस मिरर का ये आपका पोल हो गया। यहाँ पे कहीं हम मान लेते हैं C। ठीक है, इसको मिलाते हैं, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ प्रकाश की किरणें ऐसी होती हैं जो क्या होती है मुख्य अक्ष के समांतर, यानी इसके समांतर। तो इसके समांतर कुछ किरण हम ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, एक किरण यहाँ से ले लेते हैं, एक किरण यहाँ से ले लेते हैं, ये दो रे ले लेते हैं। दोनों रे क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है, दोनों रे क्या है,
मुख्य अक्ष के समांतर हैं, मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकरा के परावर्तित होती हैं, यानी यहाँ पे क्या होंगी, यहाँ पे ये टकराएंगी, अब ये क्या होंगी, परावर्तित होंगी। तो ये परावर्तित होकर यहाँ पे मान लेते हैं F, ठीक है ना। तो ये परावर्तित होकर क्या करती हैं, दर्पण के फोकस से होकर निकल जाती है, दर्पण के मुख्य फोकस से निकल जाती है, ठीक है ना। यानी ये क्या होगी, ये इस तरह से निकल जाएगी, ठीक है, और ये क्या होगी, इसको देखिए, ये भी इस तरह से निकल जाएगी, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे हम इनके लिए कह सकते हैं, इनके लिए कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चल रही प्रकाश किरणें, इनका क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर निकल जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये देखिए आने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर हैं, और इनका क्या हो रहा है, जब ये यहाँ से परावर्तित हो रही हैं तो मुख्य फोकस से होकर निकल जा रही है, ठीक है। ये पहला हुआ, नोट करिए इसको। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा यानी हैशटैग 2 में क्या होगा, दूसरा होता है, आप दूसरे को हम यहां पे लिख देते हैं, फोकस से या मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है ना, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं क्या होता है इनका, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। इस चीज को आप समझिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक मिरर हो गया, ठीक है, इस मिरर में एक साइड हमने पॉलिश कर दिया, यहाँ पे हमारा पोल हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा F हो गया, ठीक है ना। तो अभी पहला वाला हमने देखा मुख्य अक्ष से समांतर, अब हम दूसरा देखेंगे जो फोकस से ऊपर जाती है। तो यहाँ पे एक रे हम फोकस से गुजार देते हैं, ठीक है, यहाँ से गई, अब ये क्या होगी, इसको हम F को ऊपर लिखते हैं, C को ऊपर लिखते हैं। अब ये देखिए क्या होगी, यहाँ पे परावर्तित होगी, ठीक है, ये आपतित प्रकाश की किरण है, फोकस से ऊपर गई है, अब ये क्या होगी, परावर्तित होगी। तो जब ये परावर्तित होती है, देखिए परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर, यानी ये क्या हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, ये, ठीक है, इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको कि एक प्रकाश की किरण ऐसी भी होती है जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट हमारा जो होता है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, हैशटैग 3 वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र को C से दिखा देते हैं, C से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, प्रकाश किरणें,
वक्ता के अंदर सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। तो यहां पे लिख सकते हैं परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस उसी माध्यम या वापस लौट आती हैं। ठीक है ना, इसको हम समझते हैं कि कैसे वापस लौट आती है। ठीक है, पहले इसको फिगर से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका एक मिरर हो गया। ठीक है, ये आपका एक मिरर हो गया, ये आपका पोल हो गया, यहाँ आपका सी हो गया, यहाँ आपका एफ हो गया। जरा इसको समझते मान लीजिए कि ये एक रेज है, ये एक रे है जो क्या करी ऐसे होकर जा रही है। ठीक है, ये देखिए एक रे है ना, ऐसे जा रही है। कहां से होकर जा रही है? सेंटर से होकर जा रही है। ठीक है, सेंटर से होकर गई तो यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ पे इस पॉइंट पे टच की। ठीक है, अगर हम परावर्तन का नियम लगाएं, मैंने पहले ही बता दिया कि परावर्तन के नियम का पालन होता है, चाहे वो गोली दर्पण हो चाहे वो समतल दर्पण हो। तो परावर्तन के नियम को लगाएंगे तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना होगा? नॉर्मल खींचना होगा, यानी हमको अभिलंब खींचना होगा, क्योंकि जब हम अभिलंब खींचेंगे तभी हमको पता चल पाएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का क्या हाल है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर है या नहीं, बराबर होना चाहिए, चाहे कोई भी दर्पण हो। ठीक है, चाहे वो समतल दर्पण हो चाहे वो गोली दर्पण हो, सबके लिए क्या होता है? परावर्तन के नियम का पालन होता है, जिसमें दूसरा नियम कहता है एंगल आर इक्वल टू एंगल आई या एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जिसको हम कहते हैं आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम क्या होता है? नॉर्मल खींचना। तो अब नॉर्मल खींचने के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि जिस पॉइंट से नॉर्मल खींचना होगा उस पॉइंट को आप किससे मिला देंगे? सेंटर से मिला देंगे। तो इसको देखिए, जब आप सेंटर से मिलाएंगे तो ये लाइन इसी पे आ रही है, नॉर्मल भी किसी पे आ रहा है, जिधर से रे गई है उसी पर क्या आ रहा है? नॉर्मल। इसको आप मिलाएंगे तो इसी लाइन से मिलाएंगे, यानी यही आपका नॉर्मल भी है, यही आपका इंसिडेंट भी है। ठीक है ना, यानी आपके आपतित पर आपतित किरण जो है उसी पर आपका अभिलंब भी जा रहा है। ठीक है, तो जब उसी पर अभिलंब गया तो आप जरा सोचिए कि दो लाइन एक ही ऊपर है, दो लाइन एक ही है, तो भैया उनके बीच में क्या एंगल बन रहा है? जीरो, कोई एंगल ही नहीं बन रहा है। यानी यहाँ पे जो अभिलंब खींचा जाएगा और जो ये आपतित किरण उसके बीच में कोई एंगल ही नहीं है, यानी एंगल आर इक्वल टू हम कह सकते हैं 0 डिग्री। ठीक है, तो सॉरी आई है, इंसिडेंट होगा। तो जब एंगल आई इक्वल टू 0 हो गया तो फिर एंगल आर इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। तो एंगल आर 0 कब होगा? जब ये रे रिफ्लेक्ट होकर इसी पर वापस भी चली जाएगी। जब ये एंगल रिफ्लेक्ट होकर, ये रे रिफ्लेक्ट होकर उसी को वापस चली जाएगी, तभी जाके आई और आर दोनों क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये इस तरह से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण जो होती है वो वापस उसी मार्ग पे लौट आ जाती है, और यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं 0 अंश का कोण बनता है यहाँ पर। यहाँ पे आपतन कोण भी क्या होता है? 0 डिग्री होता है, और परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चौथा, ध्रुव को होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, या ध्रुव को जाने वाली प्रकाश की किरणें। ध्रुव को जाने वाली प्रकाश की किरणें #4 होगा, #4 ध्रुव P को जाने वाली प्रकाश किरणें, जाने वाली प्रकाश किरणें। ठीक है, तो भैया इसमें क्या होता है? इसका लिख देते हैं परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समान कोण अंतरित करते हुए दूसरी ओर निकल जाती है, निकल जाती है। ठीक है ना, इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है? यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा एक मिरर हो गया। ठीक है, ये हमारा मिरर हो गया, यहाँ पे हम बना लेते हैं पोल, ये हमारा हो गया सी,
ये हमारा हो गया F, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोल है, पोल को रे जैसे डाल देते हैं, यहाँ पे जो रे आएगा तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई एंगल क्रिएट करेगा, मुख्य अक्ष से कोई एंगल क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हुआ है वो थीटा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हुआ वो θ1 है, ठीक है। अब यहाँ से वो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अक्ष से समान कोण अंतरित करती है, जितना कोण बनाकर आई है उतना ही कोण बनाकर ये क्या होगी, ऐसे निकल जाएगी। तो यहाँ का मान लेते हैं θ2, ठीक है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं θ1 = θ, ठीक है, θ1 = θ2, यानी आपतित किरण जो एंगल बनाई है उतना ही एंगल बनाते हुए परावर्तित किरण भी क्या होगी, दूसरी ओर निकल जाएगी। तो ये रहा आपका चौथा, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की प्रकाश किरणों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। पहली जो प्रकाश की किरण थी वो मुख्य अक्ष के समांतर चलती थी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, फोकस से होकर निकल जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। दूसरा हमने पढ़ा फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा हमने पढ़ा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो परावर्तन के पश्चात आप वापस अपने ही मार्ग पर लौट आती हैं, ठीक है। और चौथा हमने पढ़ा, ये जो चौथा हमने पढ़ा ध्रुव को जाने वाली प्रकाश की किरणें, तो ध्रुव को जाने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो आपतित कोण, यानी जितना कोण बनाती हुई आती हैं उतना ही कोण बनाती हुई दूसरी ओर निकल जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 प्रकार के प्रकाश किरणें, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में सीखेंगे। थोड़ा सा मैं उसमें बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमको। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में हमको 6 स्थितियां पढ़नी होगी, ठीक है ना, 6 स्थितियां पढ़नी होगी। और उत्तल दर्पण के लिए आपको क्या होगा, सिर्फ 2 स्थिति पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमको एक चीज को, आप कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूं जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, तब जाके कल का जो भी लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपको समझ में आएगा। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिस भी किसी वस्तु का हमको इमेज प्राप्त करना है, जैसे मान लीजिए किसी दर्पण से हमको इसका इमेज प्राप्त करना है, ठीक है, तो ये वस्तु सदैव क्या होगी, दर्पण के सामने रखी जाएगी, यानी वस्तु सदैव क्या होती है, दर्पण के सामने रखी जाती है, ठीक है। वस्तु क्या होता है, सदैव दर्पण के सामने रखा जाता है, ठीक है, वस्तु सदैव दर्पण के सामने रखा जाता है। अब प्रतिबिंब जो है वो कभी कभी क्या होता है, कुछ केस में दर्पण के सामने बनता है, कुछ केस में दर्पण के पीछे बनता है। कुछ सामने और पीछे मैंने बता दिया कि दर्पण के सामने वाला भाग क्या होता है, पीछे वाला भाग क्या होता है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया, ये भी चीज आपको याद रखना है कि जो अवतल दर्पण होता है उसका जो फोकस होता है, मुख्य फोकस होता है, ठीक है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये सारी चीजें जो जितने भी टर्म्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सामने होते हैं, दर्पण के सामने होते हैं। और उत्तल दर्पण में ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, दर्पण के पीछे होते हैं, ठीक है। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट जरूर करें, ताकि मैं भविष्य में आप लोगों को ऐसा वीडियो लाता रहूं। और जिन भी किसी स्टूडेंट को इसमें समस्या हो, आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट के द्वारा। कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं, या अगर आपका कोई किसी अन्य भी सब्जेक्ट का अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको हमसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।